ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಜನತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ದು. गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक के निवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक दिन पर भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और आत्मसम्मान जीवन प्रदान करना संविधान का उद्देश्य है। इस प्रकार नागरिकों को अपनी समृद्धि के साथ साथ राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए सक्षम बनाया गया है। मेरी सरकार संविधान की इन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कड़ा प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने कर्नाटक की जनता को आश्वासन दिया था कि हम 5 गारंटी योजना, शक्ति योजना। रमेश सरकार फोटो स्टूडियो बिजनेस निंदा ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? ಈಗಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और युवा निधि कार्यक्रम लागू करेंगे और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने राज्य में सभी 5 गारंटी योजना लागू कर दी है। 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक और छात्र भी शामिल है। शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 134.34 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ उठाया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक अन्न भाग्य योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता राशन वाउचर के प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से नवंबर 2023 के अंत तक कुल 2,900.12 करोड़ रुपए की धनराशि पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई है। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना के तहत राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.50 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार राज्य के सभी एस्कॉम्स को हर महीने 700 करोड़ रुपए की सब्सिडी एडवांस में जारी कर रही है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य में प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और उक्त लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से कुल 8,181 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में युवा निधि योजना के तहत स्नातक और डिप्लोमा धारक जो 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार नहीं पा सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये और 1,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा और यह बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 2 वर्ष के भीतर रोजगार मिलने तक जारी किया गया है।
यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके अपना आश्वासन पूरा किया है। सूखा मैनुअल 2020 में उल्लिखित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार कर्नाटक ने 236 तालुकों में से 223 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिनमें से 196 तालुकों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित श्रेणी में घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने 195 सूखा प्रभावित तालुकों में सूखा राहत और शमन उपाय करने के लिए एनडीआरएफ से धनराशि की मांग की है। किसानों के संकट को कम करने के लिए सूखा घोषित तालुकों में प्रति किसान को 2000 रुपये तक की इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा अंतरिम राहत के रूप में किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जारी की जा रही है। लगभग 30 लाख किसानों को लगभग 580 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। तहसील स्तर पर पीने के पानी और पशुओं के लिए चारे के प्रबंधन एवं सूखा राहत उपायों की निगरानी के लिए माननीय विधायकों के नेतृत्व में तालुक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सूखे के प्रभाव को कम करने और लोगों एवं पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं। फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। वर्ष 2023-24 में कुल 268 लाख टका में से 559.57 लाख टका का सर्वेक्षण किया गया है और 96.85 प्रगति हासिल की है। रेताश्री योजना के तहत फसल संरक्षण के आधार पर बाजरा उत्पादकों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। मोटे अनाजों के संस्करण, ग्रेडिंग, मूल्य संवर्धन, पैकिंग और ब्रांडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा संस्करण मशीनरी को 50% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कर्नाटक रेता सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2023 मानसून सीजन के लिए बुआई विफलता और अंतरिम फसल बीमा मुआवजे की तहत बीमा कंपनियों द्वारा अब तक 6.77 लाख किसान परिवारों के लिए 459.59 करोड़ रुपए का फसल बीमा मुआवजा निपटान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के अंत तक 37.03 लाख परिवारों के 63.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य में कुल 101.18 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 72.38 लाख परिवारों को ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के लिए 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण देने का लक्ष्य है। 17.24 लाख किसानों को 13,672.74 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया है। 57,775 किसानों को 461 करोड़ रुपए का मध्यम एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण वितरित किया गया है। बजट घोषणा के अनुसार कर्नाटक राज्य को एनीमिया मुक्त राज्य बनाने के लिए 185.74 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एनीमिया मुक्त पोषण कर्नाटक योजना लागू की गई है। जयदेव कार्डियोलॉजी
इंस्टीट्यूट के सहयोग से 15 जिलों में एचटी एलिवेटेड माया कार्डियल कंजक्शन कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अप्रैल से नवंबर तक 80,054 ईसीजी किए गए हैं, जिनमें से 1,084 हृदय रोगियों का तृतीयक स्तर पर इलाज किया गया है। ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಪಾಲಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೇರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 आरोग्य कवच योजना के तहत 262 नई, जिनमें 105 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 157 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवाओं को शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ब्रांड बेंगलुरु कर्नाटक सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस विचार के साथ तैयार की गई है कि बेंगलुरु शहर के सर्वांगीण विकास और बेंगलुरु को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नागरिकों की आवाज़ सरकार की आवाज़ है। इस अवधारणा के तहत 8 प्रमुख मुद्दों पर विशेष ब्रांड बेंगलुरु कर्नाटक सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस विचार के साथ तैयार की गई है कि बेंगलुरु शहर के सर्वांगीण विकास और बेंगलुरु को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नागरिकों की आवाज़ सरकार की आवाज़ है। इस अवधारणा के तहत 8 प्रमुख मुद्दों पर विशेषज्ञों और जनता से सलाह मांगी गई थी। सार्वजनिक संगठनों, नागरिक सुरक्षा मंचों, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है। तदनुसार 70,000 से अधिक सुझाव एकत्र किए गए और एक समिति सुझावों की जांच कर रही है और सिफारिश करेगी। बेंगलुरु के व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए एवं सुगम यातायात पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए 2,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की गई है और प्रमुख सड़कों की वाइड टॉपिंग के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बेंगलुरु शहर की भीड़भाड़ का स्थायी समाधान खोजने के लिए चयनित स्थानों पर सुरंग सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। 2 किलोमीटर क्षेत्र की सुरंग सड़क के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मदद से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के सभी विद्यालयों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की डिजाइन की फोटो लगाने तथा दैनिक प्रार्थना के समय प्रस्तावना पढ़ने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान समाज कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में 1,89,435 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। अनुसूचित जाति के 69,190 विद्यार्थियों को कुल 133.82 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि दी गई है। बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं को सहायता देने के लिए सरकार ने 4 पहिया टैक्सी खरीदने के लिए स्वावलंबी सारथी योजना शुरू की है। यह योजना अधिकतम 4 लाख रुपए से के साथ 75% की सब्सिडी प्रदान करेगी। डी देवराज अर्श स्वरोजगार व्यक्तिगत ऋण योजना, आरिवु शैक्षणिक ऋण योजना और गंगा कल्याण सिंचाई योजना पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए 190 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के साथ कार्यान्वित की गई है। राज्य में 62 अल्पसंख्यक मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक एकीकृत विद्यालयों में उन्नयन किए जाने
से 1191 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम से 6% ब्याज दर पर 10 करोड़ रुपए तक ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है। चालू वर्ष में सरकार 54.40 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न उपकरण वितरित करने के लिए कदम उठा रही है। कर्नाटक का नाम बदलने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में पूरे वर्ष कर्नाटक संभ्रम 50 कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। संकटग्रस्त सेवानिवृत्त पत्रकारों को मासिक मानदेय 12,000 रुपये तक तथा पारिवारिक सम्मान राशि 6,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने रेशम उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, धातुओं की सघनता, स्थानीय इंडोर पौधों की खोज, सूक्ष्म शैवाल की खोज, चिकबल्लापुर जिले में चित्रावती नदी के पुनर्जीवन सहित विभिन्न पहलुओं पर शोध किया है। वन विभाग के सहयोग से राज्य के स्कूल एवं कॉलेज परिसरों में लगभग 50 लाख पौधे लगाने का एक अनूठा सस्य श्यामला कार्यक्रम लागू किया गया है। शक्ति योजना के क्रियान्वयन के बाद यात्रियों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राज्य में सभी सड़क परिवहन निगमों की बसों और सेवाओं की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। पिछले 8 महीनों की अवधि के दौरान विभिन्न मॉडलों की 1148 नई बसें जोड़ी गई है। कर्नाटक राज्य पुलिस ऐप के माध्यम से नागरिकों को बिना किसी प्रयास के घर से वाहन चोरी का मामला दर्ज करने का अवसर दिया गया है। ई चालान प्रणाली यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए लंबित जुर्माने की ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाती है और ऑनलाइन जुर्माना भरने की सुविधा प्रदान करती है। निम्न स्तर पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ई बीट प्रणाली के माध्यम से दिन रात की बीट लागू की जा रही है। राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस समितियां ने 165 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 45,325 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 42,292 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश के सॉफ्टवेयर निर्यात में कर्नाटक का योगदान 42% है। राज्य सरकार आईटी और बीटी क्षेत्रों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखने और अत्याधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकी में कौशल को उन्नत करने के लिए नियमित रूप से अपनी नीतियों में संशोधन करती है। बेंगलोर टेक समिट का 26वां संस्करण ब्रेकिंग बाउंड्रीज आदर्श वाक्य के साथ दिनांक 29/11/2023 से दिनांक 1/12/23 तक आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। दिनांक 23/9/2023 से 8/10/2023 तक चीन के हांगजू में आयोजित 19वें एशियाई गेम्स 2023 में कर्नाटक के 8 एथलीटों ने 9 पदक जीतकर देश और राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। इन एथलीटों को कुल 175 लाख रुपए का नगद पुरस्कार वितरित किया गया है। राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भूमि सर्वेक्षण, बंदोबस्त एवं भूमि अभिलेख विभाग में आत्मनिर्भर डिजिटलीकरण, आकारबंद, यूपीओआर योजना, पुनः सर्वेक्षण आदि विशेष कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध अधिनियम 1978 की धारा 5 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी गई भूमि को बहाल करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, जिसमें मेरी सरकार ने इस समुदायों के
लोगों को भूमि स्वामित्व के अधिकार की गारंटी दी है। कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड ने विभिन्न कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के तहत 4.14 लाख कर्मचारियों को पंजीकृत किया है और अब तक 3.33 लाख लाभार्थियों को 359.55 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। सेवा सिंधु सिविल सेवा सभी गारंटी योजनाओं के लिए एक नामांकन मंच है। राज्य सरकार द्वारा नई कार्यान्वित 5 गारंटी योजनाओं के सहित 44 योजनाओं को डीबीटी प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2.54 करोड़ लोगों को कुल 10,035 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के लिए कावेरी 2 सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं, जिससे 10,483 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। 2023-24 के बजट में जल संसाधन, भारी और मध्यम सिंचाई विभाग को कुल 16,735.49 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। नवंबर 2023 के अंत तक 9,223.24 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति हासिल की गई है और 31,117.98 एकड़ 12,593 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता हासिल की गई है। एतिना होले एकीकृत पेयजल परियोजना के पहले चरण के उन्नयन कार्य और बिजली आपूर्ति कार्य लगभग पूरा होने को है और चालू वर्ष में व्यावहारिक रूप से 42.00 किलोमीटर तक ग्रेविटी नहर चलाने की योजना है। मेकेदाटू संतुलन जलाशय और पेयजल परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन और योजना कार्यों और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण भूमि वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की गई है। उत्तर कर्नाटक की प्रतिष्ठित ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण 3 के परियोजना कार्यों में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। संविधान लागू होने के 75वें साल के इस कालखंड में कर्नाटक एवं भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। हम सब हमारे द्वारा 1950 में आज ही के दिन अपनाए गए अद्भुत लिखित संविधान के कारण संभव हुआ है। हम अपने संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके समूह के साथियों को उनके महान दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए एक दिशा प्रदान की है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों से मानवता बसी हुई है। यह विभिन्न धर्मों, समाजों, संस्कृति और भाषाओं से समृद्ध देश है, जो एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण जुड़े हुए हैं। हमें शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया को अनेकता में एकता का संदेश देना चाहिए और हमें अपनी राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आइए हम सब कर्नाटक के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और समावेशन के लिए मिलकर काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಪರಂಪರೆ ಇದು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಮಾತಾಡಿದರು. ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ.